हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 के साइंस के 7वीं चैप्टर जिसका नाम है पौधों को जानिए। इस चैप्टर में जो जो आपके मेन पॉइंट होंगे मैं उसको घेरा लगा दिया करूँगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कौन कौन सा मेन पॉइंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां ललिमायुक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प भी नहीं होते। आप अपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर की बात कर रहे हैं, इसमें आप रंग भर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 7.1 शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप फर्स्ट। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई नापने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है। अब आगे पॉइंट देखते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम परीक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। यहाँ पर सुझाव दिया हुआ है, सुझाव देख लेते क्या है। सुझाव: पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष।
इन्हें 7.3 में दर्शाया गया है। यहाँ पे दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे कोई शाक किसे कहते हैं, तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 7.3 में फर्स्ट में जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है। और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। वो आगे देखते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। अब आपसे पूछेंगे झाड़ी किसे कहते हैं, तो कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर सारणी 7.1 में कॉलम 4 को भर सकते हैं। अब यहाँ पहली क्या कह रही है, पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की क्यों आवश्यकता पड़ती है। आइए अब आगे देखते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। अब विसर्पी लता किसे कहते हैं, तो आप ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। अब आप चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब यह क्रियाकलाप दिया हुआ है 7.2 तना। क्रियाकलाप सेकेंड, आवश्यक सामग्री 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को आधार से काट कर गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.5 में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं को अवलोकन कीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? आप तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस क्रिया
क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। पहली ने सफ़ेद फूलों वाले शाकों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूल वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इसे लंबाई के अनुदिश आधी दूरी तक दो भागों में काटा, एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। चित्र 7.7 में देख सकते हैं। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ बूंदें डाली। गिलास ए के फूलवाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूलवाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाइए। जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने को मोटाई में काटा था, तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित है? क्या इससे पहली द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। अब पत्ती देखते हैं क्या होते हैं। पत्ती। अब अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पुनर्वृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पुनर्वृत्त होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगी। यहाँ पर पत्ती का इमेज दिए हुए हैं, देख सकते हैं। आप क्रियाकलाप 3 देखते हैं। क्रियाकलाप 3 देखते हैं। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीकों से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। अब सिरा पूछेंगे तो आप ये लाइन बोल सकते हैं। सिरा किसको कहते हैं? क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर
सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाती है। आपने देखा होगा 7.10 में, आप देख सकते हैं, कुछ इमेज दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। अब क्रियाकलाप 4 देखते हैं। आवश्यक सामग्री: साक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को 2 दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वतः भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे, यहाँ पर देखिए बांधा हुआ है इस तरह से। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पसर्जन कहते हैं। वाष्पसर्जन किसे कहते हैं? जो मान लीजिए कोई पत्ती है, अब पत्ती में से जो वाष्प निकलते हैं ना, उसी को वाष्पसर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे, 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पसर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। अब क्रियाकलाप 5 देखते हैं। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, प्रखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। प्रखनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती के हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को प्रखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। यहाँ पर दिया हुआ है चित्र।
देख सकते हैं, टिप्पणी दिया हुआ है, टिप्पणी पढ़ लेते हैं। टिप्पणी क्या कहते हैं, देखिए। क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट और तापन का प्रयोग होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। अब आगे देख पढ़ते हैं। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षणों से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भागों से होकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंतः भोजन के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया है तथा यह पौधों के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुँचा है। किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुँचा है। इसे जानने के लिए उपरोक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। पौधे युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को मोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं? इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होते हैं? तो जड़ के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब जड़ देखते हैं। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बोझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप
4-5 विद्यार्थी के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानीपूर्वक से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल डालिए। यहाँ दिया हुआ है इमेज। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 7। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई के बीज हमेशा नम रखिए जब तक कि वे अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। यहाँ पर दिखा हुआ है, पिक चित्र में दिखा हुआ है इस टाइप का। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। हमने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। चित्र 7.16 में एवं 7.16b में को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7.16 के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16b की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगाएं। यहाँ पर देख सकते हैं जो चित्र दिया हुआ है। क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हो। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7.17 की तरह है अथवा चित्र 7.17 की तरह है? जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 की तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो है ना उसको मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं।
ये छोटा सा जड़ है ना, इसको पावर जड़ कहते हैं। मतलब एक लंबी सी जड़ होगी ना, उसको कहेंगे मूसला जड़, और जो छोटे छोटे बिखरे रहेंगे, छोटे छोटे रहेंगे, उसको कहते हैं पावर जड़, पार्श्वर जड़। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.2 के 7.17 के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मूसला जड़ किसे कहते हैं? जो लंबी सी जड़ है ना, ये इसको मूसला जड़ कहते हैं, और इस जो छोटा छोटा निकला हुआ है ना, इसको कहते हैं पावर्स जड़। लेकिन ये जो है ना, ये इस टाइप की, इसको कहते हैं रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़, जो कि सब बराबर है और सब इक्वल ही है और सब अलग अलग डायरेक्शन में गए हुए हैं, मतलब अलग अलग दिशा में गए हुए हैं, तो उसको कहते हैं झगड़ा जड़ या रेशेदार जड़। समूह ए में तथा रिश्तेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधे की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब बोझो क्या करे देखते हैं। बोझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? इसमें भर सकते हैं आप। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। अब आगे देखते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र 7.18 में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे है पुष्प। चलिए पुष्प पढ़ते हैं। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी, सी तथा सी में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। अब यहाँ पर देखिए अध्ययन क्या है। अध्ययन के लिए पुष्प का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है। जैसा कि आप अगली
कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब क्रियाकलाप देख लेते हैं। क्रियाकलाप। आवश्यक सामग्री एक पुष्प, कलिका तथा नीम में से किसी पौधों के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। 7.20 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ पर देखिए अवलोकन कर सकते हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? खिले हुए भाग का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ है। अब यहाँ पर देखिए जो पुष्प है ना, ऊपर सबसे ऊपर वाला भाग उसको पंखुड़ियाँ कहते हैं। बीच वाला भाग से नीचे है ना, ये नीचे ये उसके बाह्यदल कहते हैं। विभिन्न पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इसे बाह्यदल कहते हैं। ये छोटे छोटे नीचे पत्ती जैसे होते हैं ना, इसको ही बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। इनमें कितने बाह्यदल हैं? इनमें कितने बाह्यदल हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 इसमें हैं। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है? जुड़े हुए हैं बट स्वतंत्र भी है। बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंग की है? देखिए ये पिंक कलर के हो गए और ये हरा कलर के हो गए। आपके फूल में पंखुड़ियाँ की संख्या कितनी है? पंखुड़ियाँ की संख्या कितनी है? तो इसमें काउंट नहीं कर सकते कितनी है, पता नहीं चल रहा है। या सारणी दिया हुआ, इसको पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प के पंखुड़ियाँ अलग अलग है या संयुक्त है? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थी द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ ले। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है 7.21 में दिखाए गए हैं, ऊपर यही है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। ये देखिए पुंकेसर किसको कहते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। अब ये देखिए ये पुंकेसर हो गया, ये वो नीचे भी दिया हुआ है पुंकेसर का भाग दिया हुआ है, ऐसे होते हैं पुंकेसर। और यहीं पे पुंकेसर दिया हुआ था, यहाँ पर ऊपर में भी लगाया हुआ था, यहाँ पर भी पुंकेसर लिखा हुआ है। तो इसमें कितने हैं? 4 पुंकेसर हैं।
इसमें भी आप काउंट कर सकते हैं कितने पुंकेसर हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। स्त्रीकेसर ऐसा होता है। स्त्रीकेसर का चित्र ये हो गया और पुंकेसर का चित्र ये हो गया। जैसे पुंकेसर किसको कहते हैं, जैसे मेल और फीमेल होता है ना, तो जैसे कि अभी आप मैं मेल हूँ तो ये मेल हो गया ये, और मतलब मैं, और फीमेल कौन सा हो गया, ये हो गया फीमेल, तो ये फीमेल हो गया, तो उसी को स्त्रीकेसर कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर किसे कहते हैं आप देख सकते हैं डेफिनेशन। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भाग को पहचानिए। यहाँ पर दिखा हुआ है। अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब क्रियाकलाप 11 में देख सकते हैं। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। अब अंडाशय किसे कहते हैं उसका संरचना करते हैं। यदि यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है, ये अंडाशय क्या है, स्त्रीकेसर भी ही होता है। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। किस तरह से काटा जाए इसको ध्यान से देख सकते हैं। अलग अलग पुष्पों में से 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रख कर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अभी देखिए इस प्रकार 2 प्रकार से काट सकते हैं। प्रत्येक काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। 7.26 में दिया गया है यहाँ पे। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है? इन्हें बीजांड कहते हैं। अब बीजांड किसे कहते हैं तो आप ये एक लाइन याद रख सकते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। बीजांड किसे कहते हैं? जब आप ये इसको काटिएगा, यहाँ पर देखिए, जब आप स्त्रीकेसर को काटिएगा तो स्त्रीकेसर को काटने के बाद आपको ऐसा आएगा, और इसमें छोटे छोटे चित्र दिखाई दिया था ना, इसी को कहते हैं बीजांड। आगे देखते हैं। कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने सारणी 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? चलिए अब ये पढ़ते हैं। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ी की संख्या असमान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी
पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थिति भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा कि क्या सभी पुष्प में सभी पुष्प में पुंकेसर, स्त्री केसर सब होते हैं? नहीं, किसी की में पुंकेसर होते हैं तो किसी में स्त्री केसर नहीं होते हैं, किसी में स्त्री केसर होता है किसी में पुंकेसर नहीं होते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं अगली लाइन। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब इसमें मेन पॉइंट दिया हुआ है, अब इसको आप देख सकते हैं मेन पॉइंट को। आरोही, संवहन, विस्पर्वी लता, रेशेदार जड़, शाक, पार्श्वी जड़, मध्य सिरा, सिरा विन्यास, बीजांड, समांतर सिरा विन्यास, पंखुड़ियाँ, पन्नवृत्त, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जालिका रूपी सिरा विन्यास, बाह्यदल, झाड़ी, पुंकेसर, मुसरा जड़, वात्सर्जन, वृक्ष और सिरा, ये मेन पॉइंट थे। अब सारांश पढ़ लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पूर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पसर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से दबाए रखती है। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसलाधार एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसलाधार होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। अब देखिए इस चैप्टर का सबसे आपको शॉर्टकट मतलब सबसे आसान भाषा में समझिए। इस चैप्टर में मेन पॉइंट क्या थे कि पौधे होते हैं ना, पौधे की पत्तियां में क्या पाए जाते हैं? हरा कलर के पत्ती पाए जाते हैं। वो हरा कलर में जो ना हरित लवक होते हैं। वो हरित लवक के जरिए जड़ से पानी लेते हैं, पत्ती तक जाते हैं और सूर्य के प्रकाश लेके और हवा में ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण और जल और जड़ नीचे से खनिज लवण भी लेते हैं। इन सब को मिला के प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? वायु चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और खनिज लवण चाहिए। ये सबसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। उसके बाद जड़ कितने टाइप की होती है? तो जड़ दो प्रकार की होती है, मूसलाधार एवं रेशेदार जड़। उसके बाद पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। अब अपना लोग इस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर।